तुम्हारे बाप को नहीं आता तो तुम बाप को आउट ऑफ डेट समझने लगे इस बात के पीछे। कल को बेटा AI आ जाएगा, तुम्हारा बच्चा तुमको आउट ऑफ डेट समझेगा। हनुमान का समर्पण राम के प्रति था, तो राम ने जो कह दिया हनुमान ने फॉलो किया, और आज हनुमान के बंदे ज्यादा हैं राम जी से। क्वाइट लिटरली आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हो वो डिफाइन करता है कि आप कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो। वो मुखौटा है, तो मुखौटे हमने अपनी खूंटी पे टांग रखे हैं। जिस दिन जो मुखौटा है वो मुखौटा उठाया, वो पहन लिया। सेलिब्रिटीज कौन क्या कर रहा है, किसकी किससे शादी हुई, किसका किससे अफेयर हुआ नहीं हुआ, किसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, किसकी शादी में कौन सा लहंगा पहना, मतलब हमें क्या लेना देना। अरे कौन मर गया, कौन क्या आफत हो गई, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा था क्या सब कुछ? कई की ताकत थी राम को निकालने की, घर से नहीं थी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चय ही फल वो देते, करे आप फल दिए अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मैं हूं, तुम हो, मैं अपने तरीके से करूंगा, तुम अपने तरीके से करो। मेरे भाव मेरे साथ है, तुम्हारे भाव तुम्हारे साथ है। एज जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, Right. वो अचीवमेंट नहीं है, नहीं। मतलब समझ लो अकम्प्लिशमेंट नहीं है। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है बिकॉज मैंने ना कहीं पढ़ा था कि यू शुड कीप टॉकिंग टू वाइज पीपल बिकॉज लाइफ हैज़ क्वेश्चंस व्हिच गूगल कांट आंसर। आज का पॉडकास्ट काफ़ी कुछ वैसा ही रहा। आज हमारे गेस्ट हैं SP भारिल। भारिल सर डेफिनेटली किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ही इज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर। लाखों लोगों ने उनकी स्पीचेस को सुन के अपनी लाइफ में मोटिवेशन और क्लैरिटी को पाया है। आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की, लाइफ के अलग अलग पहलुओं के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ, सक्सेस, हाउ टू डिफाइन ए सक्सेसफुल लाइफ और भी बहुत कुछ। सो एंजॉय। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप किसी परिचय के मोहताज ऑब्वियसली नहीं हैं और आपको दुनिया सुनती है क्वाइट लिटरली आपकी मोटिवेशनल टॉक्स को। तो वहीं से बात शुरू करते हैं सर। एसेंशियली मोटिवेशनल टॉक जो है पर्पस क्या है उसका, मतलब क्यों ज़रूरत है दुनिया को मोटिवेशनल टॉक की, और अंडरस्टैंडिंग, मतलब योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। शमशेर दो चीज़ें हैं अलग अलग, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक है मोटिवेशन और एक है इंस्पिरेशन। इंस्पायर तो आदमी खुद ही अपने आप को करेगा, वो अंदर से आती है। मोटिवेशन बाहर से हो सकता है, वो एक्सटर्नल चीज़ है। मोटिवेशन से आदमी को एक दिशा मिलती है, एक सोच का नज़रिया मिलता है, उससे वो दिग्भ्रमित नहीं होता। लेकिन वो इंस्पायर तो खुद ही करेगा अपने आप को, वो दूसरा उसे नहीं कर सकता। ये मैंने अपनी बुक 18 चैप्टर्स में लिखा है बहुत अच्छी तरह से, और उसके लिए तो खुद को ही तैयार होना पड़ेगा। दुनिया में कोई ना कोई गाइडलाइन तो चाहिए, कोई एक गुरु तो चाहिए। और आजकल दुर्भाग्य है कि मेंटरशिप प्रोग्राम ख़त्म हो गया। पहले मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, गुरु होते थे, लोग गुरुकुल में जाते थे, बाप भी बेटे का गुरु होता था, बेटा भी बाप को गुरु मानता था। अब धीरे धीरे वो परंपरा ख़त्म हो गई, और जब ख़त्म हो गई तो जब अब अपने किसी को नहीं मानते तो किसी बाहर वाले को मान लो। तो दिशा तो चाहिए, तो वो दिशा मिल जाए और हम दिग्भ्रमित ना हो, इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है, और शायद वही वजह है जिस पे मैं काम करता हूँ। सर जैसे आपने कहा कि मेंटर और मेंटी का जो रिलेशनशिप का जो कल्चर था रेदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, फिर जैसे कि आपने कहा कि पिता गुरु होता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अभी आजकल वो मेंटर मेंटी की बातें बहुत होती हैं कि मेंटरशिप, बट प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में वो कल्चर थोड़ा कम हो गया है। मतलब आपको एक्टिवली सीख करना पड़ता है एक मेंटर, है ना, कि अगर आपको मेंटर चाहिए तो रीच आउट टू समबडी, टॉक टू समबडी कि सर आप मेरे मेंटर बनोगे क्या। बाकी जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था जिसमें एक मेंटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कल्चरल उसी में मिल जाता था, किसी गुरु के रूप में या किसी बड़े के रूप में या पिताजी के रूप में, वो कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और इसी पे मैंने आपका वीडियो कहीं एक देखा था जिसमें आपने कहा था कि हर राम को एक हनुमान चाहिए और हर हनुमान को एक राम चाहिए जी। तो उसके ऊपर थोड़ा मतलब उसके बताएंगे उसके बारे में। शमशेर, इसमें फ़र्क क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स बच्चों के गुरु होते ही हैं और होने चाहिए, लेकिन लोगों ने इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सूचना और ज्ञान में फ़र्क समझना भूल गए हैं। तुम आज नए बच्चे पैदा हुए हो, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना या फेसबुक चलाना ज़्यादा अच्छा आता होगा, तुम्हारे बाप को नहीं आता है। वो तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सूचनाएं हैं या एक टेक्नोलॉजी है। तुम्हारे बाप को नहीं आता तो तुम बाप को आउट ऑफ डेट समझने लगे इस बात के पीछे। कल को बेटा AI आ जाएगा, तुम्हारा बच्चा तुमको आउट ऑफ डेट समझेगा।
तो ये टेक्नोलॉजी और ये इंफॉर्मेशन, मैं 40 का हूँ हाँ, और मुझे ऐसा लगने लग गया है व्हेन आई टॉक टू 20-25 साल के कि मैं मैं अपने आप को टेक से भी मानता हूँ, इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, बट मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा आउट ऑफ डेट होता जा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो आई एम श्योर कि जो एल्डर जनरेशन में पता चलिए इसमें और ज्ञान में फर्क है जी ये आपके, अगर बाप को ये पता नहीं है तो आप बाप को मेंटर ही नहीं मानोगे। जी अरे वो जिंदगी का गुरु है, तो इसलिए जिंदगी में कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि आपके पेरेंट्स हों। तो आपके पेरेंट्स होंगे तो आपको ज्ञान होगा, उनसे आपका सबमिशन होगा। जब गुरु मानोगे, मेंटर मानोगे तो सबमिशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी का गुरु तो मेरे पेरेंट्स हैं, आध्यात्मिक गुरु मेरे फलाने हैं, है ना, और मेरे बिजनेस के गुरु वो हैं। तो फिर जब वो गुरु होता है तो सबमिशन होना चाहिए, फिर वहाँ क्वेश्चन नहीं होता, तो वो सबमिशन होता है। जब वो सबमिशन होता है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आप दिग्भ्रमित नहीं होते हो जी। प्रॉब्लम क्या है कि जब गुरु खत्म हो गया तो सबमिशन खत्म हो गया। अब सबमिशन खत्म हो गया तो समर्पण खत्म हो गया, मतलब, और समर्पण खत्म हो गया तो फिर आप तो छुट्टे सांड की तरह हो गए। देन यू क्वेश्चन एवरीथिंग। यस, तो फिर आपके पास में वो कोई गाइडलाइन ही नहीं रही, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं रहा, किसी पे प्रति आपका समर्पण। हनुमान का समर्पण राम के प्रति था, तो राम ने जो कह दिया हनुमान ने फॉलो किया। तो आप, और आज हनुमान के मंदिर ज़्यादा है राम जी से, तो आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, सही कहा आपने। हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है जी, है ना जी। राम के इतने मंदिर होंगे उनसे। तो आप अगर बढ़िया शिष्य बन गए ना, तो आपकी पूजा ज़्यादा होगी। गुरु बनने की कोशिश मत करो, गुरु किसी को बना लो। तो वो लर्न करने के लिए किसी को सबमिट करना पड़ता है, और सबमिशन सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए हम्बलनेस चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, है ना, जो कि शायद शॉर्ट सप्लाई में है। वो बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई। और धीरे धीरे मैंने कहा ना, ये जो टेक्नोलॉजी एज, इंफॉर्मेशन एज, सोशल मीडिया का एज आ गया, इससे लोग अपने आप को ही समझने लगे, और फिर जाके यूट्यूब से सीखना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पर दुनिया भर का कचरा है। अरे आपका एक ट्रैक सेट होगा, फिर भले यूट्यूब से सीख लो, फिर क्या क्या सीख लोगे, क्या क्या देख लोगे, वहाँ तो दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है। एक बात दूसरी बात से के अंगेज में खड़ी हो जाती है। पर आपका, हाँ, आपका अगर एक दिशा नक्की है, फिर आप कहीं से भी सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, यहाँ से सीख लो, वहाँ से सीख लो, तो आप सीख जाओगे। इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। एक रिसर्च कुछ कहता है, 2 महीने बाद दूसरा रिसर्च आता है, वो उसका अपोजिट करता है। तो बोले मैं पिछले 2 महीने से क्या कर रहा था, समझ लो। और रिसर्च का तो ऐसा है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी पब्लिश कर रहा है, बिकॉज ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है वो कभी नहीं चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे। वो प्रकृति का जो नियम है वो कभी चेंज नहीं होगा, जो आध्यात्मिक नियम है वो कभी चेंज नहीं होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होगा। हमें उनके सबमिशन में रहने की आवश्यकता है। तो एक अच्छा मेंटर, मतलब जैसा कि आपने कहा पिताजी तो घर में होने ही चाहिए, पेरेंट्स आपके। उसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको लगता है कि जैसे आध्यात्मिक गुरु ये होने चाहिए, या मतलब कोई बिजनेस गुरु ये होने चाहिए, कैसे ढूंढें? भाई पेरेंट्स पे तो आपको एक्सेस है, पर उसके अलावा आपकी कई बार पेरेंट्स ही सारे गुरु हो जाते हैं जी। अगर आप उस बिजनेस में हो तो पेरेंट्स आपके बिजनेस के गुरु भी हैं। अगर आप स्पिरिचुअल, आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स आपके स्पिरिचुअल गुरु भी हो गए। एट टाइम संभव है कि वो ना हो पाए सब में, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो सब में शामिल नहीं है, तो फिर आपको अपना गोल नक्की करते हुए उस गुरु को ढूंढना होगा लॉजिकल तरीके से। और जब एक बार लॉजिकल तरीके से तर्कों की कसौटी पे कस के गुरु पास हो जाएं, तो फिर सबमिट करना होगा। फिर वो फेथ फिर नहीं डगमगाना चाहिए, फिर डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो एक बार लॉजिकल तरीके से जरूर ढूंढने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद फिर सबमिट कर दो। फेथ एसेंशियली वही है कि कहते हैं कि फेथ और लॉजिक फिर साथ में जाते नहीं है, मतलब एक बार वंस यू सबमिटेड यू सबमिटेड। आविष्कार करते वक्त आप तर्कों का उपयोग करो, लेकिन जब आराधना करते वक्त तर्कों का उपयोग नहीं होगा, फिर तो वो सबमिट ही करना पड़ेगा। मैंने सुने हैं आपके वीडियोस, और जो मुझे मतलब पसंद आया आपके वीडियोस में, वो प्राइमरली ये है कि वो मोटिवेशन के साथ साथ क्लैरिटी भी देते हैं, मतलब, और मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्लैरिटी होगी तो अंदर से, जैसा कि आपने कहा, इंस्पिरेशन आ जाएगी अगर आपको क्लैरिटी है तो। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो आज की तारीख में मोटिवेशनल स्पीकिंग के नाम पे जो हो रहा है, मतलब क्वाइट लिटरली आप कितनी ज़ोर से चिल्ला सकते हो, वो डिफाइन करता है कि आप कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो। तो ये जो इंडस्ट्री, ये जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, इसको मतलब सही कैसे किया जाए?
अब सही तो कैसे किया जाए तो पता नहीं है मुझे, पर एक बात पक्की है कि किसी को जो जोर से बोल ले, जोर से चिल्ला ले, स्पीड से बोल ले, तेज़ी से बोल ले, ऊपर नीचे कर ले, बिना सोचे समझे कि कहाँ पे आरोह अवरोह होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर ने टैग लगा लिया है और खुद की पर्सनैलिटी में उसका असर है कि नहीं है। आप सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल तब हो सकते हो कि जो आप लोगों से कह रहे हो वो आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हो या नहीं, उसे आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, या आपने पढ़ लिया और पढ़ के आपने लोगों को सुना दिया। आपने पढ़ा, आपने सोचा, आपने उस पर विचार किया, फिर आपने अपने पे ढाला, फिर आपने लोगों को कहा, तब वो इम्पैक्टफुल होता है। वरना लोग आते हैं ताली बजा के चले जाते हैं, वो इम्पैक्टफुल ही नहीं होते और इसलिए उन पर फिर वो रिस्पेक्ट का भाव भी नहीं आता। ठीक तो कैसे करेंगे, लोग ही ठीक कर देंगे। एक बात सुनेंगे, दो बात सुनेंगे, उसका सुनना बंद कर देंगे, कह रही यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन खोखी और खोखली बातों से आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। एसेंशियली जो आप कह रहे हैं उसको जीना, उसको आत्मसात करना ज़रूरी है। अदरवाइज मतलब वो दिखता है, मतलब वो दिखेगा एक पॉइंट पे आके लोग पहचान जाएंगे कि आप एसेंशियली एक मास्क पहन रखा है आपने, जो आप कैमरे के सामने आते हो कुछ कहते हो, वो मुखौड़ा है, मुखौटा है। तो मुखौटे हमने अपनी खूंटी पे टांग रखे हैं, जिस दिन जो मुखौटा है वो मुखौटा उठाया, वो पहन लिया, तो उससे तो जिंदगी नहीं चलती। एसेंशियली जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी पर्पस यही है इसका कि सपने बेचते हैं ना, मतलब कि आप कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी का जो सपना है वो इवेंचुअली बेचा जाता है। या मतलब पर्पस वही है, कोई आपको सुन रहा है तो इसीलिए सुन रहा है आपको, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो कि कहीं ना कहीं वो कामयाब होना चाहता है, उसे लगता है कि मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो शायद मुझे कामयाब होने में मतलब मदद करेगा। ऐसा नहीं है, मैं शायद क्वेश्चन को बीच में रोक रहा हूँ। मोटिवेशन का मतलब अकेला ये नहीं कि कामयाब होना है, एक एरिया है। मोटिवेशन तो इस बात पे भी है कि आदमी स्ट्रेस में वो डिस्ट्रेस कैसे हो। मोटिवेशन तो ट्रेनिंग है, टीचिंग है, लर्निंग है। आप उसे नाम मोटिवेशन दे दो, लेकिन अकेला इतना नहीं कि वो सपने वैसे पूरे करे, वो एक पार्ट है। सिर्फ जोश भरना नहीं है, मतलब क्लैरिटी देना और समझाना भी, मतलब हाँ, सिर्फ जोश भरना नहीं है, जिंदगी की जो प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग है, स्किल सेट है, वो सिखा रहे हो कि जिंदगी को जिया कैसे जाए। मुझे लगता है वही सही मायने में मोटिवेशन स्पीकिंग होनी चाहिए। जो कि जो हो गया है वो एसेंशियली जोश भरना रह गया है। हो तो कुछ भी गया है, लेकिन होना ही चाहिए, होना ये चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए जी। तो एसेंशियली पर मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि सक्सेस को समझना। होना हर कोई चाहता है, और पर वो एग्जैक्टली सक्सेस है क्या, उसको डिफाइन करना एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि आप एक सफल जिंदगी जी सकें। और अगर आप परिभाषा ही गलत सेट कर दोगे तो ऑफकोर्स आप अपना गोल भी गलत बना लोगे, फिर आप उस गलत गोल के पीछे चल दोगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपके जो अनुभव रहा है अभी तक जिंदगी का, एक सक्सेसफुल लाइफ क्या है? शमशेर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है। मैं ये कहता हूँ कि लाइफ तो फुल ऑफ चैलेंजेज है। लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस किसी की लाइफ में ना हो। जब चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे तो आप फिर भगवान बनने की राह पे चल पड़ोगे। मैं ये कहता हूँ कि सफलता के मायने कि हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। चैलेंजेस तो हैं और लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस है। आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से रिजॉल्व किया, उनको कैसे ओवरकम किया, इससे सिद्ध होता है कि आप सफल हैं या नहीं हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी घाटा लग गया, 10 करोड़ का घाटा लग गया। अब आप इसे कैसे रिएक्ट करोगे, इसे कैसे ओवरकम करोगे? फड़फड़ाओगे, परेशान हो जाओगे, शॉर्टकट ढूंढोगे, दूसरा रास्ता निकालोगे, फिर लॉटरी करोगे, लूट खसोट करोगे, एक रास्ता है, या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है इसका। तो मैं ये उस भाषण में नहीं जाना चाहता हूँ कि जब 10 करोड़ का हटाओ तो कैसे ओवरकम करो। पर चाहे पति पत्नी का चैलेंज हो, चाहे माँ बाप के साथ चैलेंज हो, चाहे सास बहू का चैलेंज हो, चाहे देवरानी जेठानी का चैलेंज हो, चाहे बाप बेटे का चैलेंज हो, चाहे फाइनेंशियल चैलेंज हो, एनीथिंग, चाहे परीक्षा में बच्चा फेल हो गया हो उसका चैलेंज हो, कोई भी चैलेंज है, आपने कैसे उसे किस तरीके से ओवरकम किया। इसलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी में एक चीज़ होनी चाहिए, हम शांति कैसे खरीदें, हाउ टू बाय पीस। मेरे फादर एक बात कहते हैं, कुछ भी करो पर जो भी करो ना, तो जीवन में शांति कैसे होगी ये नक्की करो। तो जो दिशा आप अपना रहे हो उससे आप अशांति मोल ले रहे हो कि शांति मोल ले रहे हो, शांति खरीद रहे हो कि शांति खरीद रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सफलता की राह पे चल पड़े। सफलता के माने ये तो नहीं है कि आप बस 1 करोड़ के 10 करोड़, ये तो सफलता के माने नहीं है कि आपके एक पोस्ट पर फेसबुक की कितने लाइक 100 लाइक्स आ रहे हैं कि 1000 लाइक्स आ रहे हैं। सफलता के माने ये तो नहीं है कि आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सब वेरिएबल है। कोई किसी में खुश है, कोई किसी में खुश है।
लेकिन आपने अपने चैलेंजेस को ज़िंदगी में कैसे ओवरकम किया और कैसे आपने पीस बाय की, वो सबसे बड़ी बात है। ये बहुत सही कहा आपने। मुझे भी एक मतलब हर आदमी उसी ज़िंदगी के कल से गुजरता है, और एक उम्र थी मेरी जब मुझे लगता था कि बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत कामयाब हो जाएंगे, इन द सेंस ट्रेडिशनल सेंस में कामयाब हो जाएंगे और किसी कंपनी के CEO वगैरह बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा और रेपुटेशन होगी, एंड देन कामयाब हो जाएंगे। देन एक वक्त आया गुजरा कि यार ये नहीं है, मतलब ज़िंदगी में खुशी चाहिए, मतलब ये चाहिए पर ज़िंदगी में खुशी चाहिए, वो सक्सेस के सही मायने हैं। फिर एक स्टेज वो भी निकल गई, फिर लगता है कि खुशी भी क्षणिक है, मतलब वो आती है जाती है। एसेंशियली सुकून चाहिए, मतलब कि ज़िंदगी में सुकून है तो ये कामयाब ज़िंदगी है। और काफ़ी हद तक मतलब आपके थॉट्स उसी लाइन पे थे, तो अभी मैं ज़िंदगी उसी स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे लगता है कि सुकून है तो सब ठीक है, सुकून डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। पैसा आपको सुविधा दे सकता है पर खुशी नहीं दे सकता, तो सुविधा और खुशी में फ़र्क है। लोग समझ नहीं पाते, मुझे सुविधा चाहिए या खुशी चाहिए। जब ये फ़र्क समझ जाएगा ना आदमी, तो काम हो जाएगा। हाँ, मतलब वो जैसे मुझे लगता है कि सुविधा जो है वो खुशी के लिए ज़रूरी है पर काफ़ी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि उस हद तक ही आपको सुविधा चाहिए जिस हद तक उस सुविधा से आपको खुशी मिले। जी, इसे हम कहते हैं यार मुझे कंफर्ट चाहिए, पर उस स्तर तक तो चाहिए। जी जी, पर उसके ऊपर तो नहीं चाहिए। उसके ऊपर नहीं चाहिए जी। और एक सर एसेंशियली इस स्टेज पे आके लगभग 40 का हूँ मैं, 38-39 के आसपास। तो अब एक लगने लगता है कि वो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एसेंशियली एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए आपको पहले ज़िंदगी का उद्देश्य पता होना चाहिए, और समहाउ मतलब मैं और काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को लेके। एट टाइम्स यू फील लाइक कि देयर इज नो पॉइंट, मतलब कि द ओनली पॉइंट इज कि देयर इज एक्चुअली नो पॉइंट। आपने जन्म लिया, मर जाओगे, क्या पॉइंट है। एट टाइम्स ये लगेगा कि नहीं यार, मानव रूप में जन्म लिया है तो कुछ तो पर्पस होगा जीवन का। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है पर्पस लाइफ का, मतलब क्यों है हम यहाँ पर और क्या पर्पस है लाइफ का, मतलब जिए तो कैसे जिए। शमशेर, इसका आंसर तो काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं उसे क्रिस्प करके देना चाहता हूँ। पर्पस होगा, उसके बाद एक्शन होगा। लोग गलती क्या करते हैं, एक्शन शुरू कर देते हैं, पर्पस पता नहीं होता। पर्पस वहाँ से शुरू होगा जब आपकी लाइफ का एक ड्रीम होगा। जब मैं ड्रीम की बात करता हूँ तो मैं कोई मेटेरियलिस्टिक ड्रीम की बात नहीं करता हूँ। ड्रीम का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट, गोल, पर्पस। ये ड्रीम के अंतर्गत आता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि ड्रीम का मतलब हो गया, मतलब मेटेरियलिस्टिक, मछली चाहिए, फलाना चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, तो मतलब वो हमारा ड्रीम का पार्ट है। लेकिन मुझे लाइफ में पीस चाहिए, वो भी तो एक ड्रीम है। जी जी जी। मुझे लाइफ में अगर पीस चाहिए तो वो मेरा ड्रीम है, ड्रीम है तो मेरा पर्पस बन गया। मेरा पर्पस ये है कि मुझे कुछ लोग जाने, तो जाने अगर ये पर्पस है तो किस रूप में जाने, आतंकवादी के रूप में जाने या सैनिक के रूप में जाने। आपको लोग, आपने उनकी ज़िंदगी को छुआ इस रूप में जाने, या आपने उनको लूटा इस रूप में जाने, और किस हद तक जाने, वो डिफाइन होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक, इंडिविजुअल, यस, इंडिविजुअल, डिफाइन, पर्सनलाइज, ये होना चाहिए। और फिर उसे मैं ऐसे भी मानता हूँ कि वो अकेला इसी जन्म के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म के बाद ही तो कुछ है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर भी तो कभी मिलने चाहिए कि नहीं। कि आए, खाए, पिए, सोए, गए, नाम कमाया, नहीं कमाया, बदनामी हुई, मर गए, 4 आदमी उठा के शमशान ले गए, छुट्टी हो गई, ये तो नहीं है ना। कभी ये सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? जब सोचता हूँ बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, तो उसके उत्तर है ना, उसके उत्तर हैं, तो मैं मेरे साथ अलग से बैठना पड़ेगा उसके लिए। अवश्य बैठेंगे। और फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो वो अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ वो है। अकेला लोग समझते हैं ठीक है मैंने पैसा कमा लिया, मेरा काम खत्म, तो ये उनको भी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल पर्पज हमारी लाइफ में कितना है, मेटलिस्टिक हमारा पर्पज हमारी लाइफ में क्या है। फैमिली इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम फैमिली को भूल गए और बाकी सब चीज़ों में जुट गए तो फिर 10 करोड़ रुपये कमा भी लिए और घर में शांति नहीं, तो 10 करोड़ आपको लगते हैं आग के समान। और घर में अगर शांति और पैसे नहीं है तो आपको लगता है कि यार मैं इसका करूँ, चाटूँ क्या, पत्नी जो मांग रही, बच्चे जो मांग रहे हैं वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ लाइफ। तो आपको बहुत शांति से पीसफुली बैठना चाहिए। मुझे क्या क्या मेरे पर्पज हैं, ड्रीम है, वो जो ड्रीम है वो कन्वर्ट होने चाहिए आपके पर्पज में। फिर पर्पज बनने के बाद वो आपका बन जाएगा प्रायोरिटी,
कि क्या प्रायोरिटी मेरे पास है, तो आप अपना समय है, अपना जो टाइम तो लिमिटेड है, मतलब घंटे 24 घंटे हैं और ज़िंदगी के 75 साल हैं और उसके बाद तो है नहीं। तो फिर वो जो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब वो प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो किस में कितना टाइम डालना है, क्या डालना है, हाँ, और क्या उसको क्या अचीव करना है वो पता चल जाएगा। वरना तो आंख बंद करके दौड़ लगाते रहो, अंधी दौड़ हो जाएगी, कहीं पहुंचोगे नहीं, कुछ होगा नहीं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब ICU में बेड पर पड़े होंगे, उस वक्त जब घड़ियाँ अपनी टिक टिक की आवाज़ तेज़ हो रही होगी और सुइयाँ घूम रही होंगी तेज़ी से, इधर नर्स खड़ी होगी, वहाँ डॉक्टर खड़ा होगा और वो ये कह रहे होंगे कि बस अब आप पास चंद सांसें बची हैं और आपको किससे मिलना है आप बता दो, तब आपको याद आएगा कि यार मैंने ज़िंदगी में किया क्या। तो उससे पहले आज ही कल्पना कर लो। तो मैंने एक कविता लिखी है, मैं तो चूक गया, और वो मेरी YouTube पर है और मैंने उसमें ये विजुलाइज किया है कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। और आज ही मैंने विजुलाइज किया कि मैं मर गया हूँ, तो जब मैं मर जाऊंगा तब तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचेगा उस मौत को जानने का। सही बात है जी। हाँ। लेकिन आज अगर मैंने मौत को जान लिया तो मुझे पता होगा कि यार ये होगा मेरे साथ, तो उसके लिए मेरी ज़िंदगी में जो मुझे करना है वो मैं कर लूँ। जी, कुछ लाइनें सुनाएंगे सर उस कविता की, याद आ रही हो? वो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही थी कि आज मौत खड़ी है मेरे सिरहाने, और आज मौत को जान पाया जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। जब मौत खड़ी है तब इट इज टू लेट। अब हाँ जी, अब उसका तब मेरे पास क्या होगा। तो उसका अरे मैं तो चूक गया। जी। तब मैं सोच रहा हूँ ICU के बेड पर, अरे मैं तो चूक गया। कि ऐसा ना हो कि मैं फिर याद करता रहूँ और ये जितने रातें, रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब जब प्राण निकल जाएंगे तो यही आपको रस्सी से कसेंगे, यही ठटरी पे बांधेंगे, यही शमशान घाट ले जाएंगे और 3 दिन रोएंगे, चौथे दिन से लाइफ 3 हो जाएगी, 3 महीने आपको याद करेंगे, 3 साल लोगों से इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, रूटीन लाइफ हो जाएगी। और आपने अपनी ज़िंदगी का अमूल्य समय जिनके लिए डाल दिया, अपने आप को ख़त्म करके जिसके लिए कुछ नहीं किया, उसका एंड ऑफ द डे तो ये रिजल्ट आने वाला है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाद में कहूँ अरे मैं तो चूक गया। एसेंशियली मतलब मैंने अंग्रेजी में सिमिलर उस पर एक कहावत पढ़ी थी कि इट्स नॉट टाइम विच इज़ पासिंग बाय, इट इज़ लाइफ विच इज़ पासिंग बाय। ये वक्त नहीं गुजर रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है और ये मतलब निकल रही है। तो एक सर्टेन सेंस ऑफ पर्पस और एक सर्टेन सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए कि भाई जीवन है, लिमिटेड है, और उसका भी जैसा कि आपकी बुक में लास्ट में लिखा गया है कि वो साइन पोस्ट नहीं है कि कहाँ खत्म होगा, वो कहीं भी खत्म हो सकता है। ये भी खत्म हो सकता है। एसेंशियली लोग कहते हैं टाइम इज मनी, मैं कहता हूँ यार टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज लाइफ। टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ। वो लाइफ जा रही है और हमें वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। हमें वो, मैं इसे कहता हूँ कि तुमने अगर ज़िंदगी में 2 घंटे कम सोए तो तुम अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के समय में 10 घंटे बचा लेते हो, 10 साल बचा लेते हो। सॉरी, 2 घंटे रोज अगर कम सोए ना, तुम 10 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो, 8 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो, तो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी के 10 साल बाय कर लिए और वरना बर्बाद कर रहे हैं। तो ये इतना शॉर्ट पीरियड है हमारी ज़िंदगी का और हम उसे कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, हमें पता है। इसलिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। और मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सेंस ऑफ अर्जेंसी का। जब आपको पतले दस्त लगे हों जी और पजामे का नाड़ा खुल नहीं रहा हो जी, तो आपको लगता है ना यार जिस स्पीड से आप उसे खोलते हो उसे कहते हैं सेंस। सिंगल माइंडेड फोकस, उसके अलावा कुछ नहीं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर अगर कोई फोन बज जाए तो उठाते हो नहीं जी, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो फोन उठा लोगे, पत्नी से बात करते हो फोन उठा लोगे जी, आप भगवान के मंदिर में तो ही फोन उठा लेते हो, बाद में बात करता हूँ, अरे यार व्हाट इज गोइंग ऑन। सही बात। नहीं, पजामे का नाड़ा जब खुल नहीं रहा है और आपको पतले दस्त लगे हैं तब आप कोई काम नहीं है, फिर कोई फोन नहीं उठाते हो। इसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। टॉकिंग ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मुझे लगता है काफ़ी, जैसे मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा सभी के साथ आज की तारीख में वही चैलेंज है कि डिस्ट्रैक्शन इतने ना, मतलब आप सोशल मीडिया है, फिर अभी एज अ सोसाइटी अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है जिनको रेदर ऑलमोस्ट सभी मैं बोलूँगा जिनको अनरिलेटेड अनइम्पॉर्टेंट कामों में भी इंटरेस्ट है, मैं खुद भी दोषी हूँ उसका, मतलब
सेलिब्रिटीज कौन क्या कर रहा है, किसकी किससे शादी हुई, किसका किससे अफेयर हुआ नहीं हुआ, किसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, किसकी शादी में कौन सा लहंगा पहने, मतलब हमें क्या लेना देना, क्वाइट लिटरली हमें क्या लेना देना। मतलब अगर मुझे शाहरुख खान पसंद भी है तो वो एज एन एक्टर पसंद है, मेरा उसका रिश्ता आइडियली मूवी तक खत्म हो जाना चाहिए। 3 घंटे जो हाँ, पिक्चर देखी समझ वहाँ रहे हो? हुआ, बात खत्म। उसने अच्छा काम किया, मैंने 250 रुपए का टिकट खरीद के उसको दिया, उस 250 में से 100 रुपए उसको पहुंच गए, उसका मेहनत ना, बात बराबर हो गई। उसके अलावा वो रोड की उस तरफ है, मैं इस तरफ हूं, तो मुझे क्रॉस करके उस तरफ क्यों जाना है, मतलब मुझे क्या लेना देना उससे। बट समहाउ वो नहीं है, मतलब दुनिया पूरी जो है वो उसी पर्पज। तो ऐसा क्यों लगता है, मतलब सेंस ऑफ पर्पज नहीं है शायद? नहीं है, सेंस ऑफ पर्पज नहीं है। लोगों को ये पता नहीं है करना क्या है। लोगों की जिंदगी स्क्रॉलिंग में बीत रही है, चाहे व्हाट्सएप की स्क्रॉल करनी हो, चाहे फेसबुक की, चाहे इंस्टाग्राम की। और ये एंगेजमेंट ऑफ माइंड, ये मैंने कहीं शायद कहा है, मुझे याद नहीं है, ये एंगेजमेंट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हमारे पास में, मैं ऐसा कहता हूँ कि जब आप वॉशरूम जाते हो ना, पॉटी, तो आप सबसे ज़्यादा पीस में रहते हो। मैं उसे शांति निकेतन कहता हूँ मजाक में, क्या वो शांति निकेतन है, वो शांति से आप बैठे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब तो वहां भी लोग मोबाइल लेके पहुंचते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, पत्नी की खिटखिट नहीं, पिट नहीं। तो आपको जो नए विचार आते थे वो वहाँ आते थे, बिल्कुल सही, नई थॉट आपको मुझे तो आते थे, हाँ वहीं आती थी। अब क्या हो गया है, पहले लोगों ने अखबार ले जाना शुरू किया, अब लोग मोबाइल ले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम शांति से कब बैठे, और वो जो नए विचारों का आवागमन था वो कब होगा, वो क्रिएटिविटी कब होगी, तुमने कब समय दिया इस ब्रेन को सोचने का कि नई चीज क्रिएट हो जाए, वो कब होगी? वो है ही नहीं, वो खत्म हो गई। फ्लैट में होती थी तो सब, चलो सब बंद हो गया, अब कर लो, लेकिन अब आपने यूट्यूब पे डाउनलोड कर लिया, फ्लैट में बैठ के वो देख रहे हो, तो अब वो विचार खत्म हो गए। इसलिए वॉशरूम में ले जाना बंद कर दो मोबाइल को। सबसे पहले आंख खुलती है, फोन पे हाथ जाता है और देखते हैं, सोते सोते तुमने वो फोन देखा था जी, हाँ, आंख खुली 6 बजे तब तुमने फोन देखा, अरे कौन मर गया, कौन क्या आफत हो गई, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा था क्या सब कुछ, और जब तक ये नहीं था तो सुधर जाएगा, 2 घंटे पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए मैं 80% टाइम जब मैं घर होता हूँ तो मैं अपने फोन को 10 बजे तक बंद रखता हूँ जी। तब तक इसलिए बंद, इसलिए कि कोई आए भी नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हूँ। अपना पढ़ना है, लिखना है, मेडिटेशन करना है, जो करना है वो मैं करूँ, वो मेरा पर्सनल टाइम है। वरना अपनी ज़िंदगी का पर्सनल टाइम खत्म हो गया तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई, वो विचार खत्म हो गए, वो चिंतन खत्म हो गया, वो ध्यान खत्म हो गया। तो अब लोग ना फूके फुकाए से घूम रहे हैं, जितने दिख रहे हैं ये सब फूके फुकाए हैं, और इन्फॉर्मेशन है जितनी भारी और हावी हो गई है कि वो सब इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए। और क्यों चाहिए पता नहीं क्यों चाहिए। दुनिया के एक कोने में कुछ हुआ, वो अगर हमें नहीं भी मालूम चलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? एज्यूमिंग कि नहीं भी चलता है, बाद में चले नहीं भी चले तो क्या हो गया? ये तो ऐसा हो गया है शमशेर कि कोई आदमी सुबह सुबह तुम्हारे घर में पूरे मोहल्ले का कचरा इकट्ठा करता है और तुम्हारे घर में डाल जाता है। अब तुम उसे बीनते रहते हो, समेटते रहते हो, पहुँचते रहते हो। ऐसी पूरी सोशल मीडिया पे हो चाहे अखबार में हो, इन सब दुनिया का कचरा इकट्ठा होके, किसी ने चड्डी पहनी, किसी ने सुसु साफ करी, किसी ने पोटी साफ करी, उसने फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दी, तुम देखते फिर रहे हो, वो डाल रहा है। और वो मार्क जकरबर्ग कितना होशियार है कि तुम डालो ये पढ़ेंगे तुम डालो, तुम वो डालेगा तुम पढ़ो, सप्लाई एंड डिमांड एंगेज है, वो पैसे बना रहा है और तुम तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसमें। मैं नहीं कहता हूँ सोशल मीडिया बेकार है, अरे यूज करो, मिसयूज मत हो जाओ। हम मिसयूज नहीं कर रहे हैं, हमारा मिसयूज हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं, वो में चूस रहा है। आप जितना यूटिलिटी है, जितनी आवश्यकता है, हर चीज़ के प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसका बेनिफिट ले लो। आप आउट ऑफ द ट्रैक भी नहीं रहोगे, आप आउट ऑफ द बिजनेस भी नहीं रहोगे, लेकिन उसे सीमाएं तो बांधनी पड़ेंगी, वरना ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है वहाँ जा रहे हैं। फुटबॉल बना दी है ज़िंदगी। वो सही है, वो मतलब एसेंशियली काफ़ी लोग, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि यार फ़ोन को ना ऑफ नहीं करेंगे, साइलेंट कर देंगे, कि कहीं कुछ अर्जेंट आ गया तो। पर सच ये है कि पिछले 10-12 साल से कुछ अर्जेंट नहीं आया, आज तक नहीं आया है। मुझे कोई लिटरली 12 साल में कुछ अर्जेंट नहीं आया। मैं कहता हूँ कि जब तक ये मोबाइल नहीं था तो कौन सा अर्जेंट आता एग्जैक्टली। और फिर घर में और दूसरे लोग हैं ना, अर्जेंट आएगा तुमको पता चल जाएगा ना, तो आ भी गया तो मैं क्या कर लूंगा, कोई मर भी गया तो मैं भी क्या कर लूंगा, वो हो जाएगा ना काम, मुझे जानकारी तो चाहिए। तो दूसरा, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो ना तो एक रास्ता देता हूँ मैं, एक नंबर लो जो घर के 4 लोगों को दो, हाँ, वो और किसी, और वो नंबर अब हर फोन में 2 सिम आने लगी, तो मेन सिम बंद कर दो, वो वाली सिम चालू रखो और सबसे उन 4 से कह दो कि अर्जेंट होगा तो फ़ोन करना, मरना जी रहा है कोई, वरना मत करना।
उस पर साल में एक फोन नहीं आएगा, नहीं आएगा, मगर 10 साल में नहीं आएगा। लेकिन आपका माइंड में पीस हो गई कि यार अर्जेंट होगा तो इस पे आ जाएगा, क्योंकि वो कोई भी करेगा घर वालों को करेगा, घर वाले उस पर कर देंगे, फ्री हो गए ना आप। सही बात है। पर सर समस्या वही आती है ना कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। मतलब अभी आपको पता है, आपने मुझे बताया, पहले भी मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता है, पर सच्चाई ये कि फिर भी वो हो नहीं पाता है। तो मतलब वो करें कैसे, कंट्रोल कैसे करें माइंड को? जो मंकी माइंड है जो जंप मारता रहता है यहाँ से वहाँ। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो पर्पस डिफाइन नहीं है। हम खुद जंप कर रहे हैं हमारे पर्पज में। अगर पर्पज डिफाइन है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलोगे। आपको देखो, मैं सही बताता हूँ कि जब भी आपको जयपुर से दिल्ली फ्लाइट से जाना है तो आप परफेक्ट टाइम पे जाओगे, 1 मिनट डिले नहीं करोगे। और जब कार से जाना है तो एग्जैक्टली जी, तो आप अपनी मस्ती में जा रहे हो, आधा पौना लेट हो ही जाओगे। पत्नी से कहो, पत्नी भी कही कह रही है जल्दी पड़ रही, चल तो रहे। और फ्लाइट से जाना होगा तो वो सब टाइम पे निकल जाएंगे। वो डिफाइन है, वो डिसाइडेड है, वो पर्पज क्रिस्टल क्लियर है, नहीं तो छूट जाएगी फ्लाइट। और यहाँ आप भी ले हो रहे हो। तो आपका जब पर्पज डिफाइन होगा, जिंदगी का रिटर्न होगा और आप उस पर चल रहे होगे तो आप उन सब चीज़ों से बच जाओगे। नहीं, अभी तो फुटबॉल जैसी जिंदगी है दोस्त, जहाँ पे बॉल गई वहाँ चली गई, जहाँ लात मारी वहाँ निकल ली, जिसने लात मारी उस डायरेक्शन में चली गई। जिंदगी फुटबॉल बना रखी है। इफ़ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। मैं 11th फ्लोर पे रहता हूँ और मैं लिफ्ट के अंदर घुसा और मैंने अगर 11 नंबर नहीं दबाया तो कोई मुझे 5 पे खींच लेता है, कोई मुझे 8 पे खींच लेता है। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, सही बात है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव प्लान, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। तो मुझे उसमें उसके प्लान में फिट हो गया। अब आपके पास कोई पर्पज नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप कभी सोशल मीडिया को खींच लेता है, कभी व्हाट्सएप आपको खींच लेता है, कभी दोस्त खींच लेता है, कभी दारू खींच लेती है। तो कुछ भी आया, जहाँ बैठ गए गप्पे मार रहे हो, आप किसी में भी रस ढूंढने की कोशिश करते हो, आपको मालूम ही नहीं है, डायरेक्शन ही पता नहीं है लाइफ का, तो सब बर्बाद हो जाते हैं। जी, एसेंशियली जो कंट्रोलिंग द माइंड की अपन बात कर रहे थे, इसका एक एलिमेंट वो भी है लिविंग इन द मोमेंट। बिकॉज आप उस मोमेंट में नहीं जी पाते बिकॉज आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। मैं बांसवाड़ा के पास गया था घूमने, वो माही डैम है, वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। और जैसे हमने गाड़ी लगाई मुझे लगा बहुत अच्छी जगह है। और जो फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आया, मतलब मैं खुद सरप्राइज था बाद में जब मैंने उसको बाद में एनालाइज किया। फर्स्ट थॉट आया कि यार इतनी सुंदर जगह है, यहाँ तो फिर आएंगे यार। राइट। एंड आई एम लाइक, बाद में जब मैं सोचा था कि मैं जयपुर से क्वाइट लिटरली 600 किलोमीटर चल के गया हूँ, उस मोमेंट पे मैं वहाँ हूँ। और मेरे थॉट में चल रहा है कि दोबारा आऊँगा। मतलब मैं उस मोमेंट को जी नहीं रहा हूँ। मतलब वो मोमेंट अच्छा भी लग रहा है, बट मेरी लाइफ में दोबारा आने पर ज़्यादा फोकस है उस मोमेंट को जीने पे। तो मतलब कैसे करें लिव इन द मोमेंट जो है, एसेंशियली बात फिर वहीं आ जाती है घूम के कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें एक एग्जांपल और भी है कि आजकल हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। आप किसी जगह गए माही डैम पे, आप सबसे पहले फोटो खींचते हो। जी हाँ। तो भाई देख तो ले उसको। जी हाँ। तो फोटो क्यों खींचना है? क्योंकि तुरंत इंस्टाग्राम पे डालना है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अभी के लिए नहीं, बाद के लिए। बाद में कभी वो फोटो देख नहीं रहा, एल्बम में देख भी लेते थे। अब तो 1 लाख फोटो होंगे आपके पास, आपकी गूगल ड्राइव पर, बाद में देखे नहीं होंगे। लेकिन उस पल को भी आपने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि फोटो खींचनी है। थोड़ी देर रुक जाओ जरा, शांति रख लो और दुनिया को देख के ये देखो कि फिर फोटो खींच के कितने लाइक आ गए, कितने लोगों ने देख लिया। बस तो हमारी जिंदगी क्या हो गई है, पीस हमने खत्म कर दी। ये होगा कैसे? कोई भी चीज़ पहले तो कॉन्शियस माइंड में आप निर्णय के लेवल पे करोगे, डिसीजन के लेवल पे करोगे कि मुझे ऐसा करना है। फिर बार बार उसके बारे में आप सोचोगे, विचार करोगे, उसके बारे में आप बोलोगे। और वो बार बार सोचने, बोलने और विचार करने से अपने दिमाग में तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगी। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगी तब आपकी जिंदगी में वो अप्लाई होगी। तो आपका सेकंड नेचर हो गया फिर। हाँ, अभी तो हम क्या है कि अभी हमारा डिसीजन के लेवल पे भी नहीं है। अभी जब डिसीजन के लेवल पे डिसीजन तो करो कि मुझे ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, वो डिसीजन होगा, फिर वो कॉन्शियस में जाएगी। और जब कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो डिसीजन कॉन्शियस माइंड से ही होगा। और जब एक बार डिसीजन हो गया कॉन्शियस माइंड से, फिर बाबा रिपीटेडली उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो फिर वो जाके सब कॉन्शियस में शिफ्ट होगी। जैसे
पत्नी से बोल दो, बच्चों से बोल दो, यार अब जहाँ जा रहे हैं ना फोटो मोटो नहीं खींचेंगे, पहले जब उसको देखेंगे और जब पूरा देख लेंगे उसके बाद फोटो खींचेंगे। लेकिन अब आपका कॉन्शियस माइंड तो आके फोटो खिंचवा रहा है, तो आपकी पत्नी कहेगी अरे भैया आपने तो कहा था, हाँ सॉरी, फिर आप चले जाओ, क्योंकि आदत तो वो पड़ी है ना, आदत तो पड़ी है जी। तो फिर आप जिम में रख लोगे, फिर थोड़ी देर बाद आप पत्नी के डर के मारे नहीं खींचोगे, नहीं तो वो क्या ही। तो इसलिए अनाउंस करना जरूरी है, अनाउंस करना जरूरी है, जोर से बोलना जरूरी है, दुनिया को कहना जरूरी है। तो उससे फिर आप उतने आप धीरे धीरे वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाएगी और सबकॉन्शियस से वो आपका नेचर बन जाएगा और फिर आपको आदत पड़ जाएगी। सही टिप है, ताकि आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया तो फिर अब आपके लिए खुद के लिए एक वो कहते हैं ना, एक वो झिझक हो गई कि अब मैं नहीं कर सकता इसको, बिकॉज मैं पब्लिकली बोल चुका हूँ। जैसे कि ये लोग गोल को भी अगर आप पब्लिकली अनाउंस कर दो तो फिर एक एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाती है कि अब मुझे अचीव करना है। पब्लिकली अनाउंस करो, फिर पब्लिक के प्रेशर में आप करना शुरू प्रेशर में करना शुरू कर दोगे। सही है, मतलब अगर अंदर से उतनी मोटिवेशन नहीं आ रही तो एटलीस्ट बाहर से प्रेशर क्रिएट कर लो कि आपको करना ही पड़े। जी, वो कहते हैं स्विमिंग सीख नहीं पा रहे हो, जंप नहीं मार पा रहे हो तो किसी से धक्का लगवा लो कि एक बार पहुंच जाओ उसके अंदर, तो मजबूरी में कुछ तो हाथ पैर मारोगे। सही कहा आपने। एक मेरा जो इस पॉडकास्ट को शुरू करने का गोल था वो ये भी था कि मुझे लगता है काफ़ी कुछ प्रबुद्ध जनों से मिलूं और कुछ ज़िंदगी के बारे में सीख सकूं जिन चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और कहते हैं अंग्रेजी में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो यू शुड टॉक टू वाइज पीपल बिकॉज स्टिल देयर आर क्वेश्चंस विच गूगल कांट आंसर। और मुझे लगा कि हाँ बात सही है, मतलब ना कि ये गूगल के आंसर से नहीं है, ये किसी कोई समझदार इंसान ही आपको बता सकता है। और उसमें एक सवाल मेरा ये है कि जिससे मैं पर्सनली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, विच इज़ अबाउट फॉरगिविंग पीपल। मैं मतलब माई मदर पास्ड अवे सम 5 years बैक। उसके बाद काफ़ी रिश्तों में काफ़ी गड़बड़ हुई। मतलब मेरे क्लोज रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे पिताजी से, मेरे भाई से, मेरे ससुराल से, उनसे मुझे किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। बट जो थोड़े डिस्टेंट रिश्ते हैं ना, चाचा ताऊ मामा, एक्सटेंडेड फैमिली जो है, वो काफ़ी बिगड़े। और समहाउ मुझे लगता है कि मैंने अपना स्टैंड लिया, सही लिया, बट मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया गलत किया तो चीज़ें बिगड़ी, पर लोगों को माफ़ करें तो कैसे करें, मतलब। और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, नहीं कर पा रहा हूँ। और या इज़ इट ओके टू जस्ट लाइक कट ऑफ पीपल एंड जस्ट कि नहीं हो रहा माफ़, छोड़ना है, हो गया, अभी ज़रूर थोड़ी कि हर किसी को माफ़ किया जाए। शमशेर, तुमने एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा पूछ लिया जिसमें 1-1 घंटा लग जाए जी। मैं फिर भी जवाब दूंगा सर कि मैं आपका ना सेशन पूरा का पूरा नहीं, मैं जरूर दूंगा आंसर। मेरे यूट्यूब पे इसके बारे में 2-3 वीडियो हैं, माफ़ी कैसे मांगे, लोगों को माफ़ कैसे करें, क्षमा किसे कहते हैं, क्षमा कैसे करें, डिटेल में। पर्सनली माफ़ी मांगने में दिक्कत नहीं होती, पर माफ़ी करने में मुझे दिक्कत हो रही है, काफ़ी हो रही है। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, पर वो ही सोचता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। वो भी तो सोचता है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और मुझे आपको माफ़ी मांगने में तकलीफ नहीं है। जब आप माफ़ी मांगते हो ना, तो आपने अपने ईगो को आपने 0 कर दिया जी। लेकिन जब आपने किसी को माफ़ किया तो आपने अपनी क्रोध कसाय को कम किया। ओके। ये कसाय तो मेरी कसाय क्या होती है? कसाय मतलब जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, इन्हें कसाय कहते हैं। कसाय मतलब जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे। तो क्रोध जो है ना, ये मुझे दुख देता है, तुम्हें नहीं। मैंने तुम पे क्रोध किया तो उसने दुख किसको दिया? मुझको दिया, मतलब जिसने किया उसको दिया, जिसने किया उसको किया। तो क्रोध ने मुझे दुख दिया ना, तुम्हें तो ये मेरी कसाय है। और अब मैं अगर किसी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। और मैं मान रहा हूँ उसने गलती की, पर ये तो मैं मान रहा हूँ ना, वो थोड़ी मान रहा है। और सुनना, ये सबसे बढ़िया बात कहता हूँ, मैंने 4 लाइन लिखी हैं कि जिससे नफरत करता हूँ मैं, उसने खरीद लिया मुझे। जिससे नफरत करता हूँ उसने खरीद लिया मुझे। मैं 24 घंटे उसी के बारे में बात करता रहता। और जो मुझसे मोहब्बत करता है मुझे याद ही नहीं करता। वो खरीद लिया, बिना पैसों में खरीद लिया उसने, जिससे मैं नफरत कर रहा हूँ। अरे किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, और ज़िंदगी मैंने खरीद ली। किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो क्षमा करते हैं वे वीर होते हैं, डरपोक नहीं, क्योंकि उनका चारित्रिक शक्ति उनकी पावरफुल है। वो कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग है। और जिनने माफ़ी मांग ली, मैं फिर कहता हूँ, इसे ऐसे समझो कि जिनने माफ़ कर दिया वे वीर हैं, और जिनने माफ़ी मांग ली वे कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हैं। क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, तुमने गलती की, मैंने माफ़ कर दिया। अगर माफ़ नहीं किया तो सज़ा कौन भुगत रहा है?
मैं। मतलब इसमें I agree क्योंकि मतलब, कसाय तो मेरी पनप रही है, दुखी तो मैं हो रहा हूँ, उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि मैं कितनी अपनी कसाय में जल रहा हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और ये सारा तो मेरे कर्मों का दोष है ना, जो मैंने कर्म पूर्व में किए थे वे कर्म मेरे उदय में आए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, तो तुमने मारा, तुम में ताकत है मारने की, तुम में शक्ति है नहीं है, ये तो मेरे पूर्व में ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे कर्मों को मैंने भोगा, तुम तो उसमें सिर्फ निमित्त थे, कोई तो होगा, तुम नहीं होते तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं तो ये होता, पर तुम्हारा एक नक्की था, तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। कैकेयी की ताकत थी राम को निकालने की, घर से नहीं थी, ये तो राम के पूर्व के कर्म ऐसे थे, तो कैकेयी तो निमित्त बन गई, नहीं तो किसी क्या ताकत है। कैकेयी चाहती तो भरत को निकाल देती, कैकेयी चाहती तो किसी और को भी निकाल देती, तो कैकेयी ने कहाँ चाहा, तो किसी और की ताकत नहीं है, ये मेरे अपने कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ, और कोई ना कोई निमित्त है, और मैं हमेशा निमित्तों पे आरोप देता रहता हूँ और मैं परेशान होता रहता हूँ, किसी और का कारण है ही नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए माफ़ करना वो आपके चरित्र को दिखाता है कि आप कितने बड़े चरित्रवान हैं, कितने बड़े आप आदर्श हैं। आप तो राम ने कैकेयी को माफ़ किया कि नहीं किया? किया, वो राम थे ना, हाँ, समस्या तो वही क्यों कि मैं राम नहीं हो पा रहा। आप राम क्यों नहीं हो पा रहे हो? राम की सोच और आपकी सोच अलग क्यों हो जाती है, और आप नहीं होने में अपना विनिंग फॉर्मूला मान रहे हो कि मैं राम नहीं हूं इसलिए माफ़ नहीं कर रहा हूँ। आप राम हो, क्यों नहीं हो, वो आपने उसे विनिंग फॉर्मूला पकड़ लिया, मैं राम नहीं हूं ना इसलिए मैं गलत काम कर लूं। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, ये विनिंग फॉर्मूला हो गया। नहीं भी हो तो एटलीस्ट बनने की कोशिश तो करो। हाँ, बनने की कोशिश करो। राम नहीं हो तो राम जैसा बनने की कोशिश करो, तब तो जीवन में वो होगा, तब तो हम राम के पथ पे चल पाएंगे। तो राम की पूजा करने की जरूरत क्या है? फिर पूजा करने का फायदा क्या है? हम उनके पथ पे भी नहीं चल पाए। नहीं, वो तो भगवान है, उनकी जाने दो। क्यों जाने दो? तो क्यों रोज मंदिर जाते हो भगवान को पूजने के लिए? आवश्यकता क्या थी फिर उनकी? तो इसलिए माफ करना वो हमारी महानता है, वो महान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैंने 18 चैप्टर्स में लिखा है, कभी टिट फॉर टैट नहीं करना, टिट फॉर एजिटिच करना। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ टिट फॉर टैट नहीं किया, ऑलवेज टिट फॉर एजिटिच। तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत कर दिया होगा, मैं वही करूँगा जो मैंने किया, क्योंकि वो तुम्हारा करेक्टर था और ये मेरा करेक्टर है। तुमने मुझे थप्पड़ मारी, मैंने तुमको थप्पड़ मार दिया, तो टिट फॉर टैट हो गया ना। तो वाई टिट फॉर टैट? टिट फॉर एजिटिच। मैं वही हूँ जो हूँ। हाँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, तुम जो हो वो तुम हो। तुमने अपना करेक्टर दिखाया, मैंने अपना करेक्टर दिखाया। अदरवाइज मैं मेरे करेक्टर पे तुम्हारा करेक्टर हावी हो गया और मैं तुम जैसा हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। वो तो एक तरीके से आपकी हार हो गई ना, मतलब हाँ, अगर आप बदल गए तो फिर तो मैं तुम्हारे जैसा हो गया ना। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी के 1000 एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, बुरा नहीं किया, जैसा मैं था वैसा हुआ, और 2-5 साल के बाद वे वापस मेरे सबमिशन में आ गए, वे बिल्कुल वैसे हो गए, नहीं हम गलत थे और आप सही थे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे परिणाम मेरे भाव मेरे साथ हैं, उसके परिणाम उसके भाव उसके साथ हैं। मुझे मेरे भावों का फल मिलेगा, उसको उसके भावों का फल मिलेगा। मेरे कर्म मेरे भावों से बनेंगे, उसके कर्म उसके भावों से बनेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? एसेंशियली वही गलती को माफ करना मुझे लगता है कंपैरेटिवली आसान है, पर वही फिर बात वही आएगी कि आप गलती मान रहे हो डिफाइन कैसे करोगे? हाँ, डिफाइन कैसे करोगे? आपके हिसाब से गलती है। आई एम राइट यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है कि दगे को माफ करना ना बड़ा मुश्किल। किसको? दगा, मतलब जो धोखा जिसको कहते हैं। जगह आप मान रहे हो ना धोखा, वो नहीं मान रहा है ना, और वो भी मेरे कर्मों का उदय तो है। दूसरे की क्या ताकत है मुझे धोखा देने की? मैं मेरी कर्म तो भुगत रहा हूं। स्वयं के जो कर्म शुभाशुभ निश्चय ही फल वो देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। जो मैंने कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिलेगा। मैं कर्म करूं, फल आप दो, तो मेरे कर्म बेकार हो गए ना जी, तो वो बेकार हो गए। तो आप धोखा मान रहे हो, उससे पूछे जाओगे तो वो कहेगा मैंने कहाँ धोखा दिया, मैं तो सही किया इनके साथ। ये तो पर्सपेक्टिव है ना, नजरिए का फर्क है। तो और हम अपने हमेशा अपने नजरिए से देखते हैं कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग, और ये जो मैं कहता हूँ ना आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये मेरी स्टोरी है, और स्टोरी क्रिएटर कौन है? मैं। तो जब मैं अपनी स्टोरी क्रिएट करूंगा तो इसका हीरो कौन होगा? मैं। तो मैंने स्टोरी क्रिएट की, मैं हीरो हो गया, मैंने अपना वो सही कह दिया, दूसरे को गलत कह दिया। ये तो बेवकूफ़ी की बात है।
तो मुझे इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। जो हो गया वो हो गया। मैं हूँ, तुम हो, मैं अपने तरीके से करूँगा, तुम अपने तरीके से करो। मेरे भाव मेरे साथ है, तुम्हारे भाव तुम्हारे साथ हैं। ये तो आप तो आपने सही कही थी कि ना उसने खरीद लिया मुझे। मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि इस कॉन्वर्सेशन में वो क्यों आए, इसीलिए आए बिकॉज उन्होंने मेरे दिमाग में एक सर्टेन टाइम ऑक्यूपाई कर रखा है ना मेरा जिंदगी में। अदरवाइज क्या जरूरत थी उनको यहाँ आने की। आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हाँ। और इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे वो याद आ गए, तो मतलब उनने हमें खरीद लिया। और कहीं जो हमसे मोहब्बत करते हैं हम उन्हें याद नहीं करते। वो नहीं आए इसमें, वो नहीं आए इन बातों में, पर वो आए उन बातों में। तो मतलब जिससे मैं नफरत करता हूँ उसने खरीद लिया मुझे। मैं बिक गया, उनके हाथों बिक गया। जिनसे नफरत करता हूं उनके हाथों बिक गया मैंने सिर्फ इतना सा किया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया और अपनी जिंदगी खरीद ली। एटलीस्ट अपनी जिंदगी खरीद ली खुद। सर एक और चीज़ जिससे मैं हमेशा से स्ट्रगल करता रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं है, मुझे लगता था कि फंडामेंटल लेवल पे ही गलत है। और जो आपकी बुक मैंने जब पढ़ी जिंदगी जीने का, तो उसमें भी उसका कॉन्टेक्स्ट आया। वो है सामाजिक इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है, और एसेंशली कि आपके सारे निर्णय, समाज के सारे निर्णय, हर इंसान के ज़्यादातर निर्णय इस बात से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, इनफैक्ट ड्रिवन होते हैं कि समाज में मेरी इज्जत हुई, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और मुझे लगता है वो पूरा फ्यूटाइल है, वो पूरी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है। मतलब इवेंचुअली व्हाई शुड इट मैटर इन द फर्स्ट प्लेस, फ़र्क पड़े क्यों। एंड देन मैं तो इनफैक्ट आई नो पीपल जो मतलब इस लेवल तक ऑब्सेस्ड हैं कि एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं जिनकी इच्छा है कि मेरी मरने के बाद मेरी मूर्ति लगाई जाए, समझ रहे हो। और वो मतलब अभी से उन्होंने तैयारी कर ली है उसकी, समझ रहे हो ना। इतना सबके सामने बोल बोल के इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि बना देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना कि मेरा इतना सम्मान करना, मेरी इच्छा की पूर्ति करना। अभी एक युवा जनरेशन अपने रिस्पेक्ट में बनाए, वो उनकी इच्छा है, मतलब उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर आप खुद ये चाहते हो, मतलब और आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8-10 साल अभी आप स्वस्थ हो, अच्छे हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि अभी आप कहीं जाने वाले हो, और आप उससे ऑब्सेस्ड हो कि मेरी मूर्ति लगनी चाहिए, मेरी मूर्ति लगनी चाहिए ताकि लोग मुझे याद रखें, मतलब तो ये क्यों है। मतलब और ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि ज़रूरत नहीं है इसकी, बट ये क्यों है। और मतलब आदमी अपने आप को अगर समझाए तो कैसे समझाए कि ये गलत है। समझे तुमने कह दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा, इसलिए मैं थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम इस बात को डिलीट कर दो कि तुम्हारे किसी परिचित का, तो मैं कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग भी करूँगा। अब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने उन परिचित का, रिश्तेदार का नाम नहीं लिया मैंने। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। पहली बात तो ये कि हमने अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए और हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गया हूँ। लोग मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग मुझे देखें, और ज़िंदगी में अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश बंद कर दी तो तुम्हारा ही मुक्त हो जाएगा। मैं कपड़े इसलिए पहनता हूँ अच्छे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, किसी को फुर्सत ही नहीं देखने की। मैं अच्छा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि कोई आके देखेगा तुम क्या खा रहे हो। मैं जब होटल में खाना खाता हूँ तो मैंने पूरा मेन्यू पढ़ के ये नक्की किया कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। मेरा खाना आता है उसके पहले मैं अगल बगल दूसरी टेबल पर देखता हूँ। मुझे लगता है यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ, सब मुझे देखें। तो कोई देखता नहीं है। एक ज़िंदगी, मैंने कहा था ना शुरू में कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ। अगर ये पता लग गया कहीं जाऊंगा, तो ये जीवन तो, आत्मा तो इस जन्म के बाद भी है ना। ये तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे भाव, तुम्हारे कर्म ही निश्चित करेंगे तुम कहाँ जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद खत्म हो गया, जीरो हो गया, मर गए आप। मरने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मूर्ति कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी है, किधर गए हो, किधर नहीं गए हो। और उसके बाद ये हो सकता है कि आप कुत्ते बन जाएं और फिर आपको सुसु आए और आप अपनी मूर्ति के ही पिलर पे जाके सुसु कर दें। और किस बात की इच्छा है कि लोग जानेंगे, किसको जानेंगे, किसको पहचानेंगे, कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, कौन आपको समझेगा कि आप कौन हो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई जान भी जाएगा तो पर्पस तो वही है कि जान भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो क्या। आज मैं जिंदा हूँ, कोई मुझे जानता है तो मुझे थोड़ी खुशी होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा लगता है जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, मुझे लगता है यार थोड़ी शांति चाहिए, हटा दो।
और पहले क्या लगता था, लोग आए फोटो खींचे लगे, लोग अपने घर में फोटो लगाएं। अब क्या लगता है, अरे यार क्यों कर रहे हो, रहने दो। ये इच्छाएं इतनी कमज़ोर हैं कि आप थोड़े दिन में पलटती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटी फिल्म स्टार हैं वे इस बात से परेशान हैं कि हर कोई आ जाता है, और हम इस बात से परेशान हैं हमारे पास कोई आता नहीं है। तो क्या होना चाहिए। और गांधी जी की आज मूर्ति पूरी दुनिया में लगी हैं, तो गांधी जी के पुण्य का उदय है। अरे गांधी जी को तो पता भी नहीं है, फिर बैठे होंगे स्वर्ग में, उन्हें मालूम भी नहीं है मूर्तियां लग रही हैं। पुण्य का उदय किसका है, ये उसका है जिसको वो मूर्ति देख के खुशी मिल रही है जी। और उसके पाप का उदय है जिसको वो मूर्ति देख के दुख हो रहा है। गांधी जी को कुछ भी नहीं है, गांधी जी को कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, आपकी मूर्ति लगी, आप चले गए, आपको कुछ भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है। लेकिन आपके बच्चों को अगर खुशी हो रही है तो उन बच्चों के पुण्य का उदय, उनके यश कीर्ति का उदय। और आपका जो पड़ोसी है उसे देख के तकलीफ हो रही तो उसके पाप का उदय, उसके अपयश कीर्ति का उदय। आपको कुछ भी नहीं है जो मूर्ति बनवा के चले गए। सोचो तो सही, इतना भी आगे नहीं सोचते हैं, इतना आगे भी हम जा नहीं पाते हैं। हमें समझ 2000 का नोट बंद हो गया, तो गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी को क्या फर्क पड़ा, हमारी फोटो छपी हुई थी अभी बेकार हो गए, गांधी जी का अपमान हो गया, ऐसा नहीं। गांधी जी को क्या फर्क पड़ रहा है, हो गया ठीक है। कीमत क्या है, जब 2000 का नोट था तब आप बहुत संभाल के रखते थे, जिस दिन बंद हो गया तो वही 2000 का नोट आपके लिए पाप का कारण बन गया। वही नोट, तो नोट में कुछ नहीं है, इस सिचुएशन में है और हम उसमें उलझ जाते हैं और अपने परिणाम खराब करके आज मान कसाय को पनपा रहे हैं। और इतनी तीव्र मान कसा है कि मैं जिंदा रहूं तब तो मेरा मान हो, और मरने के बाद मेरी मूर्ति बने तो मेरा मान हो। और छोटी और हल्की सोच है वो, पॉइंटलेस एक्सरसाइज है वो। मतलब पर एसेंशियली वो दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में, और मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया क्या सोच रही है तो बाद की बात है, दुनिया सोच ही नहीं रही है आपके बारे में। मतलब दुर्भाग्य ये है कि हम जो सोच रहे हैं वो तो हम सोच रहे हैं, पर दुनिया क्या सोच रही है वो भी हम सोच रहे हैं। वो सबसे बड़ा नुकसान है जी। एक बुक है, मैं काफ़ी फेवरेट बुक है, फाउंटेन हेड करके इंग्लिश में। तो उसमें एक हीरो है, एक ऑफ कोर्स मतलब एंटागोनिस्ट है, मतलब विलेन नहीं है वो, बट एसेंशियली वो दुनिया के तौर तरीकों में ज़्यादा कामयाब है, हमारे जो हीरो है होवर्ड रोक उससे। बट वो कहीं ना कहीं एस्पायर करता है होवर्ड रोक जैसा बनना, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो एक बार उनका कुछ तो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा होता है, वो एग्जैक्टली बोलता है उसमें कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, एंड होवर्ड रोक जवाब देता है उसको, बट आई डोंट थिंक ऑफ यू। एंड दैट हिट्स यू कि इसलिए कि हम इस बात को लेके इन्फ्लुएंस है कि इसकी मेरे बारे में क्या राय है। सच्चाई है कि उसकी राय ही नहीं है, नोबडी इज बॉदर्ड। मतलब किसको पड़ी है, किसको देखने की। हम सोच रहे हैं दुनिया मुझे देख रही है, किसी को पड़ी नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। और इनफैक्ट वो आपकी बुक में भी एक शोक सभा का एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है। मतलब जब मैंने शुरू किया तो बुक पढ़नी, तो उसमें पहला चैप्टर वहीं से शुरू होता है और वो बिल्कुल सजीव चित्रण है। मतलब अभी उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि कई प्रिय जा चुके हैं, तो हमने शोक सभाएं अटेंड करी हैं और कोई लिटरली वही होता है। मतलब वहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं होंगी, वहाँ पे अगला सरपंच कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश में क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अदर देन कि वो जो डिपार्टेड सोल है उसके बारे में कोई बात, एक फॉर्मेलिटी के वो जो 2 मिनट की स्पीच होगी उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तब जब वो अभी गए हो आपको गए 12 दिन भी नहीं हुए आपके पूरे, तब तो फिर आप सोच लो कि उसके बाद क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना पूरा जीवन अगर आप उनको ये बारे में सोचते हुए जी रहे हो तो इट्स ए लाइफ लॉस्ट, आई थिंक। मतलब अपनी मस्ती में जीना शुरू कर दो, अपने आनंद में जीना शुरू कर दो, दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। हम दुनिया के पीछे जाते हैं तो दुनिया और आगे चली जाती है। अपनी मस्ती में जीना शुरू कर दो, अपने आनंद में। और दुनिया को पीछे लगाना भी क्यों है, मतलब नहीं, आ जाएगी। आपको लगाना नहीं है, वो अपने आप आएगी और आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आ रही है तो, नहीं आ रही है तो। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट वो है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सर्वज्ञ जी से मिला हूँ, इनफैक्ट सर्वज्ञ जी की वजह से आप आज यहाँ हैं। और मैं जब उनसे एक ही बार मिला हूँ, वो यही पॉडकास्ट पे आए थे, एंड आई वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड। मतलब एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी कि इनके फादर ने पेरेंटिंग सही करी है, मतलब दैट थॉट। और मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा था। और तो अभी मैं आई एम यंग फादर, मतलब एक बेटा मेरा लगभग 5 साल का है, दूसरा 3-3.5 महीने का है। अभी तो ऑब्वियसली उनके साथ खेलने में ही आपको एंजॉयमेंट मिलता है, आपको लगता है कि सब ठीक है, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आता है कि व्हेन दे ग्रो अप एज अ फादर, आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक अच्छे इंसान की तरह है ना ग्रो करें, एक जिम्मेदार इंसान बने। तो कुछ पेरेंटिंग टिप्स, मतलब एज अ फादर क्या करने चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक नई जनरेशन को
की जिम्मेदारी आपके कंधों पे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे एक घंटे का सेशन है फैमिली रिलेशनशिप यूट्यूब पर, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बात कही है। लेकिन मेरे बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग हुई है, उसके लिए मुझे या संध्या को, मेरी वाइफ को, कोई कर्तृत्व का बहुत बोझ या अहंकार नहीं है। इसमें तो उनकी योग्यता ज़्यादा काम आई, लेकिन फिर भी अगर हम योग्यता को निखारने की जिम्मेदारी होती है। मैंने हमेशा से शुरुआत ये की कि मैंने अपने बच्चों को अपने साथ शामिल रखा हर चीज़ में, और कोई चीज़ में थोपी नहीं पर एनरोल किया। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम थोपते हैं, एनरोल नहीं करते। तो शुरू से चाहे बिजनेस हो, मेरी मीटिंग हो, मेरे समाज के काम हो, मैंने हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी से उनको बताई। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये उनको बताया। तो उनकी जो नर्चरिंग हुई वो ढंग से होती गई और साथ साथ रहते गए। तो साथ साथ रहे तो उनमें कभी वो इमेच्योरिटी फीलिंग मुझे नहीं आई। और रिलेशनशिप का मतलब है सेक्रीफाइस, और रिलेशनशिप रिक्वायर सेक्रीफाइस। वो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बेसिक फंडामेंटल शुरू होते हैं। मुझे कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है उनके शौक, उनकी रुचि और उनके मन के हिसाब से, और कई बार वे करते हैं हमारे हिसाब से। तो हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ खेलते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ मस्ती करते हैं, साथ में बैठते हैं, गप्पे साथ में लगाते हैं। हमारे साथ कोई एक फादर सन के लिए वो कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात, अकम्प्लिशमेंट है वो। हम आपस में ही दोस्त हैं, कहने के लिए नहीं। हमारे कोई दूसरे बाहर दोस्त बहुत कम होंगे। हम समय उनके पास कम बिताते हैं, हमें घर में समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट और माहौल बिल्कुल वैसा है। और प्राइस पे करनी पड़ती है जी, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ। और मैं कभी नहीं मानता हूँ जनरेशन गैप होता है जी। आप क्रिएट करते हो जनरेशन गैप, कि जनरेशन गैप पे इसलिए ऐसा हो रहा है, जनरेशन गैप पे इसलिए ऐसा हो रहा है ही नहीं। आपने क्रिएट किया है। 20-25 साल का एज में गैप होगा, उसमें जैसे कि आपने कहीं लिखा भी है कि 10 साल आप नीचे आ जाओ, 10 साल तो क्या रह गया, तो बराबर हो गया। आपको अप टू डेट रहोगे। 10 साल बड़े दोस्त भी तो होते हैं आपके। हाँ, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो आप भी थोड़े से अपडेट होगे, वे भी थोड़े से नीचे आएंगे, आप भी सोचोगे तो गैप खत्म हो जाता है। तो वो जो सोच विचार है वो बदलना पड़ता है, और आप उनको इतना फ्री करोगे अपने आप के साथ कि वे कोई भी बात जिंदगी की आपसे कर सकें। आप मानोगे नहीं, जब वो सर्वज्ञ बड़ा हो रहा था और मेरी बिटिया सर्वदर्शी भी बड़ी हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, तुम जानते हो बच्चे कैसा पैदा होते हैं? ये मैं बताऊं? तो बोले पापा पता है। तो मैंने कहा आज के बाद तुम्हें इस संबंध में कोई बात करनी है मुझसे करोगे, कहीं और इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो बच्चों से मैं नहीं ये बात गंदी है, ये छोटी बात, ऐसी बात मत करो। तो फिर वे कहीं और पूछने जाएंगे, कहीं और बात करने जाएंगे, उनको कहीं और मौका मिलेगा, फिर वो करेंगे। दूसरा, हमने जो संस्कार दिए, जिन चीज़ों में हम स्ट्रिक्ट हैं, उन चीज़ों में तो स्ट्रिक्ट हैं, उसमें उनको ही पता है कि इसमें कोई इफ एंड बट नॉन नेगोशिएबल है वो। हाँ, नहीं हो सकता, नॉन नेगोशिएबल है, हम भी वो फॉलो करते हैं। बच्चे बिगड़ते तब हैं जब आप उनसे कुछ और कहते हो और आप करते कुछ और हो, तो वो बिगड़ जाते हैं कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है, ये कहते कुछ और है कर कुछ और है। उन्हें पता होगा उन्होंने कहा भी वही और कर भी वही रहे, तो फिर उनकी रेस्पेक्ट आपके लिए धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और कुछ ऐसा ज़िंदगी में करना होता है जिससे आपके बच्चे आपको हीरो माने। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के बच्चे मसल फुलाते हुए या बनियान पहने हुए किसी फिल्मी हीरो के फ़ोटो अपने घर में लगाएं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के बच्चे हेलमेट पहने हुए किसी क्रिकेटर के फ़ोटो अपने घर में लगाएं, किसी अर्ध नग्न स्त्री के फ़ोटो, फिल्मी हीरोइन के फ़ोटो अपने घर में लगाएं, भी अपने पेरेंट्स के फ़ोटो अपने घर में लगाएं। तो पेरेंट्स को भी ऐसा ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा जिसके भी अपने बच्चों के रोल मॉडल बने। उन्हें दिखना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, उन्हें उनके फादर ने कुछ किया है ज़िंदगी में, तो वो भी उन्हें करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो बच्चे क्यों आपको हीरो मानेंगे, वे किसी और को हीरो मानना शुरू कर देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमारे घर में जो स्पिरिचुअल फ्लो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस बात का कि सब एक थॉट में हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई, जो मैं बहुत बेसिक बात और कॉन्क्रीट बात कहूँ, कि सर्वज्ञ को और सिद्धि को सोते सोते कहानियाँ सुनने की आदत थी। अब संध्या सुनाती थी मेरी वाइफ, में तो नहीं फुर्सत मिलती थी। तो एक दिन वो बोली मैं कितनी कहानी सुनाऊँ, सब कहानी ख़त्म हो गई। दादा दादी भी सुनाते थे कि, तो मैंने उससे कहा तू ना किताब ले ले, मोटिवेशनल बुक, इंस्पिरेशनल बुक, और इन बुक को पढ़ना शुरू कर, तो उसे तो लगेगी कहानी है। और वो बचपन से वो संध्या सुनाती कि किताब 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 उनके ब्रेन में जाती गई, और उनको किताब पढ़ने का शौक़ आ गया, किताब पढ़ने की आदत पड़ गई। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ
लीडरशिप डेवलप करने का, अपने विचारों को रिफाइन करने का। और आपके बच्चों को अगर पढ़ने की आदत पड़ गई, बच्चों को अगर पढ़ने की हैबिट पड़ गई, तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में फिर संस्कारों की कोई कमी नहीं। दोनों की जिम्मेदारी है वो, दोनों जनरेशन की जिम्मेदारी है। और इनफैक्ट बड़े होने के नाते बड़ों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब तो बहू भी आ गई, सर्व की वाइफ चेरी भी आ गई, तो वो भी उसी रंग में ढल गई। जब वो घर का माहौल देखती है वैसे ही होती है। तो हमने तो उसको सबसे पहली बार शादी हो के आई और उसी रात हमने उसके साथ 3 घंटे की मीटिंग करी और उसको सब बताया, हम कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, किससे हमारे क्या रिलेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, तू बता तेरी क्या है। और वो सब इतनी ट्रांसपेरेंट हो गया। नहीं तो बच्चा, बेचारी बहू आए, वो अगले 6 साल तक ये सोचती रहती है, ये चाहते हैं, इनका एक्शन क्या है, इनका एक्शन क्या बता रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। वो कन्फ्यूजन में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो वो 1 to 3 में एकदम साफ बात करके ये हम चाहते हैं और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और वो आज उससे ज़्यादा वो हमारी बिटिया ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि इसलिए वो माहौल ही पूरा ऐसा हो गया। मेरी माँ भी हैं, मेरे फादर चले गए, बेबी उतने उन्होंने एडजस्ट किया अपनी लाइफ में, जिसमें मैं कहता हूँ ना, हर एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बेबी कोई ऐसी प्रॉब्लम की नहीं कि अब भाई चलो 86 साल की हो गई हैं तो अब उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल नहीं है। बेबी उतनी फ्लेक्सिबल है, तो घर इसे ही कहते हैं स्वर्ग बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एटीट्यूड में, वो मतलब की है उसके लिए। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा दोनों जनरेशन ज़रूरी है, बड़ों की ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे एसेंशियली आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि मैं बड़ा हूँ, नहीं, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग एज जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, वो अचीवमेंट नहीं है, मतलब समझ लो अकम्पलिशमेंट नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मैं भी तो 40 का तो हो ही गया हूँ, मुझसे भी छोटे हैं। अब सडनली मैं किसी को बोलूँ मेरा रिस्पेक्ट करो, क्यों करो? मतलब भाई अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तुमको लगता है तो कर लो, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मतलब वो एज के आधार पे मैं रिस्पेक्ट नहीं मांग सकता। नहीं मांग, यू कैन नॉट डिमांड द रिस्पेक्ट, यू कैन ओनली अर्न द रिस्पेक्ट। अर्न करना पड़ेगा। और कभी ना अपने बच्चों को गले लगाओ, सीने से लगा के उसका माथा चूमो, उससे बोलो बेटा आई लव यू। कब से नहीं किया आपने अपने बच्चे के साथ? अपनी बेटी के साथ आपने कब से नहीं कहा कि बेटा आई लव यू? नहीं बोला। हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम बोलते नहीं हैं। वो भाव होना काफ़ी नहीं है, हाँ, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप कितने ईमानदार हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को पता हो कि आप ईमानदार हो। आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो उससे ज़्यादा जरूरी है पत्नी को पता हो कि आप प्यार करते हो। बच्चों को अपनी भावनाएं बताओ, कहो, बोलो। आपसे गलती हो जाए तो आप माफ़ी मांग लो। तो बच्चों से गलती होगी, बच्चे कल आपसे माफ़ी मांग लेंगे। होते हैं, हमारे घर में भी बातें होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, रात को हो जाते हैं, सुबह बैठ के सब एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, गले मिल लेते हैं, हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, फिर रोएंगे हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इंटेंशन प्योर है। और इसमें सबकी जिम्मेदारी है, एक की नहीं। राइट फ्रॉम माई मदर टू यंगेस्ट, हाँ, वो सबकी जिम्मेदारी बनती है और सब एक दूसरे की का ख्याल रखते हैं। हम पिक्चर भी जाते हैं ना, सब साथ जाते हैं, किसी को अकेला जाने का अधिकार नहीं है। और अगर चेरी कलकत्ता में चली भी जाएगी तो यहाँ आके उसे दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि सजा है कि अकेले क्यों गई, कोई बात नहीं, दोबारा जा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक की इच्छा नहीं है तो 5-6 नहीं करेंगे वो काम, एक इच्छा तो सब वो काम करेंगे। तो वो ये मेरा एक तरीके से लाइफ गोल है कि जब मैं मतलब मैं अपने जीवन को जब पीछे मुड़ के देखूंगा बुढ़ापे में, तो ये जो जिन पैरामीटर्स पे मैं नापने की कोशिश करूंगा मेरी जिंदगी की कामयाबी को, उसमें ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। बहुत बड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत काम करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं जा रहा घूमने। नेवर, ये कभी नहीं होगा। मेरे तो बच्चे छोटे थे और मैं बहुत काम करता था और मैं अभी आ भी रहा हूँ और 5 दिन के ट्रिप से आ रहा हूँ, तो बच्चे कहते थे पापा थक गए तो मत चलो घूमने। मैं कहता नहीं, चलो 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 तैयार हो जाओ, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, घूमने चलो। ये उनकी गलती थोड़ी है Exactly. कि मैं थका हुआ हूँ। ये उनकी गलती तो नहीं है कि मैं 5 दिन के ट्रिप से आया हूँ। वो बैलेंस तो मुझे बनाना पड़ेगा ना कि नहीं यार, अब मैं नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ। तो बच्चे फिर अकेले जाना शुरू कर देंगे जी। फिर पत्नी अपनी कोई नई किटी पार्टी में सहेली ढूंढ के चलना शुरू कर देगी जी। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप उनके साथ करो जी। और आपकी जिम्मेदारी बनती है ना उनको, एक अगर बिटिया की इच्छा है कॉफ़ी पीना है तो किसी की इच्छा नहीं हुई तो भी सब जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए। तो उसकी इच्छा है ना, चलो हो गया काम खत्म हमारा, हम जीत गए जिंदगी की लड़ाई। बिल्कुल नहीं तो कल क्या होगा, अरे मैं 2 दिन से कह रही हूँ कॉफ़ी पीने जाना, ये कोई जान ही रहे, वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाएगी, अकेली चली जाएगी, फिर क्या करोगे आप? फिर वहाँ से शुरुआत होती है, फिर वो शुरुआत होती है, फिर वहाँ से धीरे-धीरे वो शुरुआत हो जाएगी। और फिर आप हम इवन हम घूमने जाएंगे तो हम सारे 5 जाएंगे। अब माँ जा नहीं पाती हमारी, पहले जहाँ जा सकती थी वो जाती थी, अब एज उनकी 86-87 हो गई, तो 5 जाएंगे, फिर घूमने भी जाएंगे, 5 जाएंगे।
अकेला कोई नहीं जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो फिर वो वहाँ पे वो माहौल बनाना चाहिए ना। मैं कहता हूँ बहू ये नहीं पहन सकती, बेटी ये नहीं पहन सकती, तुम घर बैठो। फिर वही बात है, सही बात है, या तो आप घर बैठो या मैं घर बैठ जाती हूँ, कोई फिर ये हो जाता है। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ वो एडजस्टमेंट, वो और फिर वो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने एडजस्टमेंट किया, ये नहीं लगना चाहिए मैंने सेक्रीफाइस किया, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए कि नहीं ठीक है ना, अच्छा चलो। वही वो जो विचार हैं वो आप मतलब वो आपको एक्चुअल में आत्मसात करने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर कि मैं ऐसा ही हूँ, rather कि मैं दिखाने के लिए कि मुझे प्रोग्रेसिव दिखना है इसलिए मैं मेरी बेटी या बहू को अलाउ करूंगा कपड़े पहनना, वो नहीं होता है। मतलब वो आपको कि अदरवाइज दुनिया क्या बोलेगी कि तो रिग्रेसिव माइंडसेट। मेरी शादी हुई तो मेरे फादर ने मतलब 33 साल पहले मेरी माँ ने संध्या से कहा, बेटा तुम्हें जो कपड़े जैसे पहनने हो अपने हिसाब से पहनना, हमारा विकल्प मत करना। संध्या ने अगले 20 साल तक साड़ी पहनी, वो उसकी सोच थी, पर उनकी तरफ से कोई बात नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो वो पहले दिन ही दूरियां बनना शुरू हो जाती हैं। और ये सब मर्यादाएं किस चीज़ के लिए? व्यवहार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए है या दिखावे के लिए है? जी इसलिए मर्यादाओं को बच्चों को एप्रिशिएट करो। हम अरे यार इनको क्या करना है, तो बच्चे ही हैं, क्यों नहीं करना उनको एप्रिशिएट? क्यों नहीं उनको एडिफाई करना है? क्यों नहीं उनके बारे में 4 शब्द बोलना है? क्यों नहीं उनको प्रशंसा करना है? करना पड़ेगी ना। आपने कब से नहीं किया अपने बच्चों की को एडिफाई? कब से बच्चों को आपने प्रमोट नहीं किया? बच्चों को थोड़ा बाय एंड लार्ज फैमिली को, मतलब मैंने देखा है फैमिली, हाँ मतलब फैमिली इन द सेंस पत्नी को, मतलब पेरेंट्स को, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है ये सीखना पड़ेगा। होपफुली मतलब मैं कुछ कोशिश करूंगा सीखने की, इम्प्लीमेंट करने की, मोर इम्पोर्टेंटली इम्प्लीमेंट करने की, और होपफुली शायद मतलब ज़िंदगी में कुछ कर पाए। आपका शमशेर, आपने जो चैनल शुरू किया है ये बहुत अच्छा किया है, और जिस तरह की बात क्वेश्चन आपने पूछे और जिस तरह की आपकी थॉट है और जो चाहते हो कि लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़े, निश्चित तौर पर आप अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, और इस चैनल से कई लोगों की ज़िंदगियों में चेंजेस आएंगे। ये अच्छा काम कर। जी सर, थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। एक सवाल और है, जैसा कि आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, जैसा कि मैं ऑफ कोर्स आपके सुनता आया हूँ काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे, और आज जब साक्षात भी मैंने सुन ही लिया आपको। और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक लाइफ स्किल है, मतलब ज़रूरी है जीवन में। इनफैक्ट मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो स्किल्स हो सकती हैं वो कम्युनिकेशन स्किल है। और आपके तो मैंने सेशंस देखे हैं, मतलब 10-10, 20-20 हज़ार की ऑडियंस होती है, कोई लिटरली लाइव, मतलब ऑनलाइन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, लाइव ऑडियंस। तो कुछ बेसिक टिप्स जो कोई भी आदमी कम्युनिकेशन स्किल्स को, चाहे वो स्टेज पे वक्ता हो या नॉर्मल बेसिक दैनिक जीवन में जो कम्युनिकेशन होते हैं, कैसे सुधार सकता है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ में, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाना। पहली बात तो उसका तरीका ये है कि आप दिल से बात करो जी। बनावटी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो जी। मैंने कभी भी कुछ बन के बोलने की कोशिश नहीं की, मैंने दिल से बात की जी। और दूसरी बात कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ जब आप स्टेज पे पहुंचो, तब फ्री होने का फ्री, बिल्कुल मन से फ्री हो जाओ, दिमाग से फ्री हो जाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्री हो जाओ, और फिर जब आप बात करते हो तो बहुत इम्पैक्टफुल होते हो। कॉन्शियस नहीं होना, मतलब कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। फिर लोग कहते नहीं मुझे ऐसे बोलूँ, मैं ऐसे हाथ करूँ, मैं ऐसे करूँ, जैसे जा रहे हैं हाथ जाने दो, जैसी जवान जा रही है जाने दो, उस फ्लो में जाने दो। प्रार्थना करो स्टेज पे जाने से पहले कि जो बात मैं कह रहा हूँ मेरी जवान पर सरस्वती विराजमान हो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात वैसी ही जाए, और लोगों को इतनी सद्बुद्धि मिले कि वो मेरी बात को उसी तरीके से समझें और अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाएं। आपके वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रोफेशनली बोल रहे हो, कमर्शियली बोल रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे तो उनकी ज़िंदगी में चेंज आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस कंटेंट पे बात कर रहे हो, और मैं हमेशा सलाह दूंगा कोई भी स्पीकर हो कि आप नोट्स बना के जाओ। लोग सोचते हैं कि नहीं नोट्स की क्या जरूरत है, बोलूंगा तो कॉन्फिडेंट लगूंगा, या उससे क्या होता है कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो या जिस लाइन पे बात कर रहे हो उसमें आप पूरे डूब के बात करते हो, तो आप अगली बातें भूल जाते हो, मुझे इस वक्त क्या कहना है, तो फिर आप भटक जाते हो। तो आप शुरू कहीं और से हुए थे, पहुंच कहीं और गए। तो ये चैलेंज आपने मेरे को सही बताया, अभी अपनी बातों में मैं इतना खो गया आपकी बातों में कि अगर ये सवाल नहीं होते तो मैं सच में मैं स्ट्रगल कर रहा होता, बिकॉज आपके सवालों के जवाब इतने इंटरेस्टिंग है कि मैं ऑफ कोर्स डीप उस थॉट में हूँ। अब जवाब खत्म हो गया, अब मैं क्या पूछूं, अब सडनली मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो तो ठीक है, क्वेश्चंस हैं तो हेल्प कर रहे हैं मेरे को। हमेशा विषय पे रहता हूँ,
मैं विषयांतर नहीं हुआ, चाहे मैं स्पिरिचुअल टॉक दूँ, चाहे मैं प्रोफेशनल, चाहे मोटिवेशन, चाहे लीडरशिप, और मैं हर टॉपिक पे 15 मिनट भी बोलूँगा तो नोट्स बना के जाऊँगा। तो मेरे पास वो लिखे होंगे, तो अब मैं जब मैं उसमें डूब गया तो मुझे पता नहीं अगली बात क्या बोलनी, तो मैं उसमें देख लेता हूँ क्या अगली बात क्या बोलनी। तो जब आप ये कोई ये नहीं समझता कि आप गलत कर रहे हो, ये थॉट मैंने बदली है। लिख के जाना आपकी ज़्यादा सिस्टमेटिक और स्टडी बेस्ड होने की निशानी है। निशानी है कि आपने प्रिपरेशन की है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे टाइम एंड एफर्ट दिया। हाँ, आप उसे पढ़ रहे हो, आप बस नोट्स तो होने चाहिए। नोट्स नहीं होंगे तो आप प्रिपेयर नहीं हो। तो आप, मैंने ऐसे स्पीकर देखे वो शुरू कहीं और करते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता वो क्या बात करनी है उनको। तो नोट्स होने चाहिए, आप उन नोट्स को देख के बात करो, पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप बोलने से पहले आपको कंटेंट तैयार होना चाहिए और लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। 10,000 लोग हों चाहे 10 आदमी हों, उनकी आंखों में आंख डाल के बात होना जरूरी है, तब वो आपको कनेक्ट कर पाते हैं। इतनी बड़ी ऑडियंस में आंखों में आंख डालना मतलब कैसे? आंखों में आंख डालना, एक बार तो एक ही आदमी में आंख डाली जाती है, वो चाहे 10,000 हों और चाहे 10 हों। और जब आपको वो एटीट्यूड होता है कि मुझे आंख में आंख डाल के बात करनी है, तो वो सब 10 एक की आंख में डालोगे, 10,000 सोचेंगे हमसे बात कर रहे हो, हमारे हाथ में आंख में आंख डाली है। और आपको बनावटी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रासरूट लेवल पे रियलिटी में बात करने की ज़रूरत है। और उदाहरण भी आपके वो होने चाहिए जो उदाहरण ज़मीन पर बिखरे हुए हों। सुबह से शाम तक की जो लोगों की ज़िंदगी के उदाहरण हैं, उदाहरणों से आप बात करोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे स्पीकर हो जाओगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पर पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आप कहोगे मुझे सब आता है, नहीं होता। 100 किताबें पढ़ोगे तब जाके कोई आपकी 1 घंटे की टॉक तैयार हो पाती है। वो मतलब मैंने कहा यू कांट बिकम अ राइटर अंटिल यू रीड। यस, यू कैन। आप पढ़ते नहीं हो, आप लिख नहीं सकते हो। ये मैं भी मतलब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यू कांट बिकम अ पॉडकास्टर अंटिल यू लिसन टू पॉडकास्ट। मतलब एज इन लाइक जब तक आपने 10-20 दुनिया के बड़े बेहतरीन पॉडकास्टर को सुन नहीं लिया, तब तक आप बन नहीं सकते। फिर आपकी अपनी थॉट बनना शुरू हो जाती है। वो अंग्रेजी में कहावत है कि when you merge multiple point of views you actually reach a viewpoint। समझ ना? तो वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बिना कंटेंट नहीं है, और कंटेंट के बिना फिर स्पीच नहीं है, मतलब डिलीवरी नहीं है, स्पीच नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी, थैंक यू सर, आपने इतना कुछ बताया, अपनी बातें, अपना वक्त साझा किया। जैसा कि आपने अभी बात की थी मेंटर की, और आपने कहा था ना कि यूट्यूब से तो दुनिया सीखने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पॉडकास्ट शुरू करने का पर्पस ही वही था कि गूगल पे हर चीज़ का आंसर नहीं है, और अगर आंसर है भी तो उसे समझ पाना, फिल्टर कर पाना अपने आप में चैलेंज है। और इसीलिए मैंने सोचा कि प्रबुद्ध जनों से सीखा जाए, आप जैसे लोगों से सीखा जाए। तो आप आए, आपने अपना इतना वक्त दिया, अपना ज्ञान दिया, अपनी बातें साझा करी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो ऑडियंस है उनको इससे काफ़ी कुछ सीखेगी, उनकी ज़िंदगी में काम आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।